हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसे आपको पता है हम एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो हम इसको देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने बना दी है। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर चल रहा है? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। उसके ऊपर एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने देखा था सजीव या निर्जीव के बारे में, किस तरह से आणविक गति जरूरी होती है, सजीव और निर्जीव में अंतर देखा था। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर नंबर 1 के नाम से, वहाँ पर आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से पहली वीडियो देखिए। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की दूसरी वीडियो। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होगा पोषण से। कहाँ से होगा? पोषण। देखिए, पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब अर्थ क्या होता है? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है आप जो भी खाना खाएंगे, जो भी पोषण लेंगे, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन या पोषण। जो भी आप खाएंगे, जैसे आपको चलने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए, कुछ काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है फूड से। तो जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पोषण क्या होता है? जब हम यहाँ दिखाए, जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का क्या करते हैं? प्रयोग। इस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर हम कोई काम भी नहीं कर रहे तब भी हमारे शरीर के अंदर मेंटेनेंस होता है, और मेंटेनेंस या अनुरक्षण होगा तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि से हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह क्या है? भोजन है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा का स्रोत पदार्थ खाते हैं वो क्या है? भोजन है। अब ये बात ये है कि जो भी हम भोजन लेंगे, भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से ही शरीर के अंदर अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होगा, और मेंटेनेंस से ही हमारे अंग जो होंगे वो सुरक्षित रहेंगे। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, अपचयन उपचयन नहीं होगा, तो हमारे अंग एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि ये पोषण मिलता कहाँ से है? पोषण मिलने के अलग अलग तरीके होते हैं। जो हम होते हैं सजीव, वो अपना पोषण कहाँ से लेते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण कहाँ से करते हैं? तो ये हम देखते हैं। देखिए, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है। जितने भी जीव होते हैं उसमें ऊर्जा और पदार्थ की आवश्यकता क्या होती है? सामान्य है। ये नहीं कि आप खली से तुलना करने लगे या किसी ऐसे व्यक्ति से तुलना करने लगे जो काफ़ी मेहनत करता है, हम उससे ऊर्जा की आवश्यकता हमें उससे कम होगी, उनको ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है सामान्य। लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। अलग अलग विधियाँ होती हैं। कोई रोटी चावल खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने आपको बनाई है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं? अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये जीव स्वपोषी हैं। तो आपको याद रखना है, जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनसे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। क्या है उसमें? हरे पौधे हैं और कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। जैसे हम भी हैं, हम जो पदार्थ का यूज करते हैं वो जटिल होता है, उसको तोड़ना अनिवार्य होता है। अब तोड़ता कौन है? ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। अगर आपको एक रोटी दे दी जाए और आप श्वसन ना करें तो आप उसका पाचन नहीं कर पाएंगे। पाचन नहीं कर पाएंगे तो आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके पेट में भी वो रोटी ऐसी ही रखी रहेगी। तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और तोड़ता कौन है? श्वसन। श्वसन भी किसके थ्रू? देखिए, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम एक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ देते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन स्वयं चेंज नहीं होंगे।
अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। मतलब जो विषमपोषी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक जो होंगे विषमपोषी, वो किस पर निर्भर होंगे? या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर ही निर्भर होंगे। जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो एक होता है समपोषी और एक होता है विषमपोषी। समपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें बोलते हैं क्या? जैसे उसका एग्जाम्पल होता है पेड़ पौधे। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, समपोषी पर निर्भर रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो यहाँ हमने भी देखा सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। अभी मैंने आपको बताया कि स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो कि अकार्बनिक होते हैं, इनसे अभिक्रिया करके अपना खाना बनाएंगे। और खाने में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? सह उत्पाद के रूप में गैस निकलती है ऑक्सीजन। ये पूछा जाता है कि सह उत्पाद में कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा होती है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाएंगे जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अभी देखेंगे हम क्लोरोफिल कैसे होता है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज खाया जाता है। ग्लूकोज पानी में घोलकर पी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर इंस्टेंट एनर्जी होती है। सबसे लास्ट का प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे कि यह कैसे। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रयुक्त नहीं होंगे वो किस रूप में स्टोर हो जाएंगे? स्टार्च के रूप में। ये आपको याद रखना है, वो स्टार्च या मंड के रूप में क्या हो जाएंगे? संचित कर लिए जाएंगे। किसके अंदर बात चल रही है? पेड़ पौधों के। याद रखना, हमारे नहीं। किसके अंदर बात चल रही है? पेड़ पौधों के अंदर। तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया, ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पेड़ पौधों के अंदर। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। और किसकी तरह कार्य करेगा? आंतरिक ऊर्जा की। तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। मान लीजिए हम अपनी बात नहीं करते, अभी पेड़ पौधों की बात करते हैं। अगर पेड़ पौधों ने ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ होता है अभी देखेंगे, क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। और कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन। और कुछ वाटर भी निकलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बना है? ग्लूकोज बना है। क्या बना है? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज बना है, यहाँ पर अगर ये पेड़ पौधों के अंदर ज़्यादा बनने लगे, ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, तो ये पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में प्रयुक्त, स्टार्च के रूप में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। अब पेड़ पौधे जब चाहे, मान लीजिए रात्रि है, सूरज नहीं निकल रहा, तो उस टाइम पर पेड़ पौधे इस स्टार्च का प्रयोग कर लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग 5-5, 6-6 दिन तक, नवरात्रि आएंगे, रोजा आएगा, उसमें क्या रह लेते हैं? व्रत रह लेते हैं। कुछ खाए पिए बिना ही रह लेते हैं। कहाँ से आती है उनके अंदर एनर्जी? अभी तो मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर अगर मेंटेनेंस होना है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब वो कुछ ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने पीने से। जब वो कुछ खाएंगे ही नहीं, पिएंगे नहीं, तो ऊर्जा, उनके पास ऊर्जा का सोर्स क्या है? कहाँ से खाते हैं? चुप चुप कर खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या काम करते हैं? वो उनके अंदर जब खाना खाएंगे तो जो हमारे अंदर एक्सेसिव एनर्जी गई है, अधिक ऊर्जा जो बनी है, वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगी? ग्लाइकोजन के।
किसके रूप में स्टोर हो जाएगी? ग्लाइकोजन के। और पेड़ पौधों के अंदर किसके रूप में स्टोर हो जाती है? स्टार्च या मंड के रूप में। ये आपको याद रखना है, पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में और हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वास्तव में क्या होता है। देखते हैं कैसे घटना घटती है प्रकाश संश्लेषण की। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा क्या होगा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ये देखिए हरित लवक होता क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक पत्ती है। क्या है? ये एक पत्ती। ठीक है, ये एक पत्ती है। अगर मैं इस पत्ती का ये वाला हिस्सा देखूं, एक ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है और एक ये है इसके बीच में। इसकी मोटाई बहुत बारीक होता है, हमें पता है। देखिए ये एक पत्ती का डायग्राम है। यहाँ आपको एक पत्ती दिखाई दे रही है। इस पत्ती का ये ऊपरी सरफेस है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एक नीचे वाली सरफेस है जो इसमें नहीं दिख रही। देखिए नीचे वाली सरफेस है वो नहीं दिख रही, उसको लोअर एपिडर्मिस। ये जो मोटाई है, इस मोटाई की बात कर रहे हैं हम, इतनी मोटाई की पत्ती की। जब आप इस मोटाई को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। देखिए ये इस तरह से नजर आएगी आपको ये मोटाई। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी सी मोटाई में पत्ती की इतनी बड़ी संरचना कैसे आ जाएगी। तो जब आप देखेंगे इसको तो आपको इस तरह से दो सरफेस, एक ऊपर वाली सरफेस थी जिसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस, और एक नीचे सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये वाली अपर एपिडर्मिस, और ये वाली क्या है? लोअर एपिडर्मिस। क्या है? लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में आप जब देखेंगे तो इस तरह से आपको ये गोल गोल जो दिखाई दे रही हैं, ये आपको सेल दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? इसकी सेल। ये इस तरह से सेल हैं और इनको बोलते हैं गार्ड सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं। अब आपको इसमें बीच में हरे हरे से गोल गोल से ये दाने से दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इन्हीं को बोलते हैं हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है हरित लवक। तो हमने देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, और हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी किसके फॉर्म में संचित हो जाती है? ग्लाइकोजन के। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला काम क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद क्या होगा? देखिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। मतलब पहला प्रोसेस जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित। ये सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ये आपकी पत्ती है। क्या है? पत्ती। तो ये पत्ती क्या काम करती है? सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अब प्रकाश ऊर्जा को क्या होगा? ये प्रकाश ऊर्जा जो लाइट एनर्जी थी वो किस में बदल जाएगी? किस में बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में। और जो आपके जल प्राप्त होता है जड़ से पेड़ पौधों को, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन हो गया? ग्लूकोज में। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ गई। देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं थी, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गई 12, इसलिए ये क्या हुआ है? अपचयन। अपचयन ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीकरण होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है वो अपचयन होता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर अपचयन हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो 3 प्रोसेस में ये हुआ हमारे पास प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। ऐसा जरूरी नहीं होता कि पहले क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करे, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाए और कार्बन डाइऑक्साइड किस में बदल जाए? ग्लूकोज में। कोई सा भी प्रोसेस कभी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद
पौधे का अर्थ क्या होता है? ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुद्भिद पौधे जो होते हैं रात को क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले लेना चाहिए प्रकाश ऊर्जा। तो ये कोई भी क्रम हो सकता है। और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब रात को सूर्य का प्रकाश तो नहीं होता, तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। तो पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बना लेंगे, मध्यस्थ उत्पाद बना लेंगे। और जैसे ही दिन होगा, दिन में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेगा। अंतिम उत्पाद क्या था? ग्लूकोज था। क्या था? ग्लूकोज। आइए देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, H2O आवश्यक है। क्यों? देखिए, यदि हम सावधानी पूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक पत्ती थी, इस पत्ती को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगी पत्ती। देखने पर क्या होगा करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के कुछ बिंदु दिखाई देते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, जो हरे रंग के बिंदु होते हैं उनको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये बिंदु कोशिकांक है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए ये जो हरे रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद देखिए इनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब हमें एक ऐसा क्रियाकलाप दिखाना है जो ये शो करेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्या क्लोरोफिल के एब्सेंट में अभी हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? देखिए कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ये बताना है क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है? तो आंसर होगा यस, क्लोरोफिल इज नेसेसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों होता है ये हम एक एग्जाम्पल के, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। गमले में लगा एक सबलित पत्ता, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा वाला पौधा लीजिए। सबलित पत्ता क्या होता है? सबलित पत्ते को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीव्स। अब ये क्या होता है? एक ऐसी पत्ती जिसके अंदर हरा और पीला भाग दोनों, हरा या नॉन हरा मतलब ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हम सबलित पत्ता, वेरीगेटेड लीव्स। देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये जो आपको पत्ता दिखाई दे रहा है इसके अंदर ग्रीन पार्ट भी है इसका और इसका नॉन ग्रीन पार्ट भी है। तो ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यही हमें शो करना है। इसके लिए आयोडीन का टेस्ट होता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्रियाकलाप होता है। समझ लीजिए कि एक पत्ता है, इस पत्ते में, इस पत्ते को क्या नाम दिया गया है यहाँ पर देखिए। ठीक है, अभी अब मैंने लिखा था इसमें हरा पार्ट भी प्रेजेंट है और कौन सा पार्ट? नॉन ग्रीन, यानी कि जो हरा नहीं है, पीला पार्ट भी प्रेजेंट है, मतलब सूख गया है ये पत्ता। तो इस पत्ते को क्या बोलते हैं? सबलित पत्ता। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है इसका और ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रीन पार्ट में। अब देखिए पौधों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण स्टार्च प्रयुक्त हो जाए। उसको अंधेरे कमरे में क्यों रखा? क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्च बना है वो क्या सारा का सारा खत्म हो जाए। स्टार्च क्यों खत्म होगा? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, अंधेरे में रखा है। सूर्य का प्रकाश भी तो आवश्यक है, अब सूर्य का प्रकाश तो नहीं आया, अंधेरे में रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो स्टार्च बना है वो सारा का सारा जो उसके अंदर स्टोर्ड भी था वो भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। अब देखिए तीसरा क्या? अब पौधों को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब उसको लाइए और फिर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? उसमें फिर से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी और फिर से उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट हो जाएगा।
पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे रंग को अंकित करिए तथा उन्हें कागज पर ट्रेस कर लीजिए। ये एक पत्ती दिखाई हुई है, देखिए डायग्राम में, ये एक पत्ती है, इसमें हरा रंग इस तरह से हमने ट्रेस कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, कुछ मिनट के लिए एक पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। जो ये पत्ती ली है इसको उबलते पानी में हमने डाल दिया, जिससे कि इसकी जो सेल है वो लूज हो जाए, सेल यानी कि कोशिका क्या हो जाए, लूज हो जाए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। एक बीकर में अल्कोहल भरिए और उसके अंदर डाल दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए। अब इसको क्या करना है, गर्म करना है जब तक अल्कोहल उबलने ना लगे। अब देखिए पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अल्कोहल के साथ क्या होगा, पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए ये स्टार्च परीक्षण से पहले है, जब आपने स्टार्च का परीक्षण नहीं किया था मतलब और ये मंड परीक्षण के बाद है। क्या होगा, अब कुछ मिनट के लिए पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। जैसे ही आप इस पत्ते को किस में डालेंगे, उबलते हुए पानी में के बाद अल्कोहल से भरे बीकर में डालने के बाद गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर देखेंगे कि अब जो पत्ते का कलर ग्रीन था वहाँ से नॉन ग्रीन हो गया, मतलब वाइटिश हो गया, और जो अल्कोहल था वो आपका ग्रीनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन। मतलब जो पत्ता था उसका जो क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल निकलकर कहाँ पर डिजोल्व हो गया, अल्कोहल में। किस में डिजोल्व हो गया, अल्कोहल में। अब पत्ता हमारा बिल्कुल कलरलेस बन जाएगा। अब हम यह नहीं पहचान सकते कि कहाँ पर वो ग्रीन था और कहाँ पर नॉन ग्रीन था। बता नहीं सकते कि कहाँ पे क्लोरोफिल है, कहाँ पे। इसलिए हमने क्या किया था, उस पत्ते को ट्रेस किया था। यहाँ पर हमने देखा था, उन्हें कागज पर क्या किया था, ट्रेस किया था। इसलिए अब करते हैं इसका स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन क्या काम करता है, आयोडीन स्टार्च का पता लगाएगा। मान लीजिए ये पत्ता, मैंने एक पत्ता ऐसा है जिसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, तो आयोडीन जो टेस्ट होगा वो फेल हो, कुछ नहीं करेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर इतने पार्ट में क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल, ये पार्ट में क्लोरोफिल है। तो जैसे ही आप इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जो पार्ट है ये आप देखेंगे ब्लू ब्लैक सा हो गया। कैसा हो गया, जो जहाँ ट्रेस था, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वो ब्लू ब्लैक हो गया, बाकी सेम रहा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इतने पार्ट में कौन प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। कौन प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। अगर यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो पत्ते का रंग ब्लू ब्लैकिश नहीं होता। देखेंगे अब नीला काला हो गया। ये क्या शो करता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या होता है, आवश्यक। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था पत्ती की संरचना में। ठीक है, ये पत्ती है, इसको ऊपरी सतह को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा। निचली सतह को बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा या लोअर एपिडर्मिस। आप देखेंगे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए जो अपर एपिडर्मिस है उसमें क्या है, जो आपकी अपर एपिडर्मिस है इसमें स्पेस बीच में इनके कम रहेगा, स्पेस क्या है, कम, और लोअर एपिडर्मिस में स्पेस ज़्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि पत्तियों में जो चलो बाद में बताता हूँ उसको। ठीक है, ऊपर में स्पेस कम होता है और नीचे में स्पेस ज़्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे दो सेल आपको दिखाई देंगी, इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये वही गार्ड सेल हैं। तो आइए एक देखते हैं अब हम नेक्स्ट में। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे, अभी हमने ये देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो H2O तो होता है वो पत्ती से मिलता है, जड़ से मिलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, वायुमंडल के थ्रू। तो ये आपका पेड़ है कोई, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करेगा, तो इसकी जो पत्ती होंगी, इस पत्ती की संरचना कैसी दिखाई दी थी, अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पत्ती थी उसकी संरचना कुछ इस तरह से थी। इसमें ऊपर वाली त्वचा, ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस, बीच में कुछ स्थान होता है। इन्हीं स्थान के थ्रू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंट्री करती है, इन्हीं स्थान के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड
गैस एंट्री करती है। अगर ये इनके बीच में स्पेस नहीं होता खाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर नहीं कर पाती। तो आया समझ में कि पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है? इन्हीं स्पेस में, इन्हीं स्पेस के थ्रू, और इन स्पेस को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या छिद्र। ठीक है, जो आप पढ़ते थे 9th क्लास में। देखिए क्या है, आगे बढ़िए। कक्षा 9 में हमने रंध्र की रचना देखी थी। रंध्र यानी कि स्टोमेटा, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो पत्ती की सतह पर छिद्र होते थे, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। देखिए यहाँ पर डायग्राम में कई लाख गुना आपको दिखाई हुई है सूक्ष्मदर्शी से इस पत्ती की इमेज। ये जो पत्ती है, इस पत्ती की सूक्ष्मदर्शी से इमेज ली गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे आपको ये छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। क्या दिखाई दे रहे होंगे? छिद्र। इन्हीं छिद्र को बोलते हैं स्टोमेटा। अगर आप इनको जूम करके देखेंगे तो ये छिद्र इस तरह से आपको दिखाई देंगे। जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ये जो छिद्र हैं इस तरह से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन्हीं छिद्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में क्या करती है? एंटर करती है। क्या करती है? एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको गार्ड सेल दिखाई गई हैं दो। देखिए, एक ये गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल है, इनके बीच में कुछ स्थान है। इसको हमने जूम किया और जूम करने पर किस तरह से इमेज आई? ये इमेज आई, खुला तथा बंद। ये देखिए, ये इस तरह से इमेज आई। ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, और दोनों के बीच में कुछ स्थान है। ये स्थान कम भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? पानी की कमी को रोकने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मैंने अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो गैस होती है उनका आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? इन्हीं छिद्रों के द्वारा होगा। उसके बाद लेकिन यहाँ पर जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। तो ये समझ लीजिए कि गैसों का आदान प्रदान केवल पत्तियों से होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो तने, जड़, पत्ती किसी से भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, गैसों का आदान प्रदान किसी से भी हो सकता है। इन रंध्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। मान लीजिए कि जो पत्ती होती है वो जल को क्या करती है? स्टोर करती है। तना होता है, जल को स्टोर करता है। जड़ होती है, जल को स्टोर करती है। अब जब उसमें छेद हो जाएगा, टंकी में अगर छेद हो जाएगा तो पानी भी तो बाहर निकलेगा। तो क्या होता है? जल की हानि हो जाएगी। और जब जल की हानि हो जाएगी, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए रात का समय है। क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब ये छिद्र लगातार खुले रहे रात भर, तो सुबह के टाइम में पौधा मुरझाया हुआ मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। सारा का सारा पानी, ये जो आप छिद्र देख रहे हैं, इस छिद्र से बाहर आ जाएगा। तो इससे रोकने के लिए जो गार्ड सेल हो जाती है, गार्ड सेल जो होती हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है तो आप देखेंगे कि इस तरह से गार्ड सेल फूल जाएंगी। ऐसे गार्ड सेल थी, ये क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रोकने मतलब जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, नहीं चाहिए होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती, तो इस तरह से ये बंद हो जाती है, जिससे कि ये छिद्र बंद हो जाएगा और जल की हानि नहीं होती। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में, ये डायग्राम दिखाया हुआ है। देखिए इसमें क्या होगा? ये जो सेल होगी, गार्ड सेल आप देख रहे हैं, एक ये गार्ड सेल, एक ये गार्ड सेल, ये दोनों फैल जाएंगी। कब? जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंट्री करेगी। लेकिन जब रात वगैरह के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंट्री नहीं करती, या प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गार्ड सेल एक दूसरे से चिपक जाती हैं, जिससे कि जल की हानि ना हो। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य होता है। छिद्र कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं। इसलिए इसका नाम है गार्ड। ठीक है, गार्ड ही तो, जो गार्ड होता है गेट पर, वही तो तय करता है कब खुलेंगे गेट। जब कोई आएगा गेट खुल जाएंगे, जाएगा बंद हो जाएंगे। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। जैसे ही जल अंदर गया गार्ड कोशिकाओं में,
तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएंगी और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, और खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से एंट्री कर जाएगी। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद। क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक क्रियाकलाप देखते हैं, किस लिए अभी देखते हैं। चलिए, लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। हमने क्या लिया है, ये 2 पौधे लिए हैं। एक पौधे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक पौधा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। रखने के बाद स्टार्च जो है खत्म हो जाएगा। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। समझिए, इंपॉर्टेंट है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH है, वो क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई और आपको उसको अवशोषित करना है तो वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले आइए। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देगा, अवशोषित कर लेगा। चित्र अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक लीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टी के पर वैसलीन लगा दीजिए। ये छोटी लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधों से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। दोनों पत्तियां समान मंड में मंड की उपस्थिति दर्शाती है। क्या दोनों में स्टार्च समान आएगा, ये आपको बताना है। समझिए, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कहता क्या है। देखिए, हमने क्या किया, 2 यहाँ पर क्या लिए हैं, 2 पौधे लिए हैं। एक पौधा ये है A, एक पौधा B है। जूम कर देता हूँ। एक ये पौधा है, एक ये पौधा है। दोनों पौधों में, एक पौधों में हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया और दूसरे पौधे में कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा इसके पास। ठीक है, अब इसको एक ग्लास जार से हमने ढक दिया, कवर कर दिया। इससे बाहर से क्या कर दिया, कवर कर दिया दोनों को। इसमें ये एक्सपेरिमेंट में क्या शो करना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है या नहीं। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को। तो हमने क्या किया कि इसमें क्या रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो ये KOH है, सारी CO2 को अवशोषित कर लेगा और यहाँ पर जितनी भी CO2 आएगी वो सभी की सभी इन पत्तियों में यूज हो जाएंगी। अब इसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। जब हम इन पत्तियों का आयोडीन टेस्ट करेंगे, कोई भी एक पत्ती इनमें से तोड़ लीजिए, इस पत्ती को आयोडीन में डुबो देंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस पत्ती के जो आयोडीन का टेस्ट करने पर यहाँ पर जो कलर आया था, अभी हमने देखा था कैसा कलर था, देखिए डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, याद करिए, ये रहा जो ब्लू ब्लैक कलर था। जितना ज़्यादा होगा पत्ती के अंदर, उसका मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर ज़्यादा ब्लू ब्लैक कलर आया पत्तियों का और इसमें ज़्यादा कलर नहीं आया। मान लीजिए ये पत्ती थी, इसके अंदर इतने पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर आया और इसके केवल कुछ भी पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इसका मतलब इसमें ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है। किसमें ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है, इसमें, जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा। इसका मतलब स्टार्च क्यों ज़्यादा बना, क्योंकि यहाँ पर फूड ज़्यादा बना। फूड क्यों ज़्यादा बना, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिली है पेड़ को, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने के कारण कोई भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई, जिसके कारण इसके जो पत्ते हैं वो आयोडीन टेस्ट को शो नहीं कर पाए और कलर चेंज नहीं हुआ। मतलब इनकी पत्तियों में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट नहीं पाई गई। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होती है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा
आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। अब तक हमने देखा कि जो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। कुछ और कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल भी चाहिए होते हैं। स्थलीय पौधे जो स्थल पर उगते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा। अगर उन्हें जल भी चाहिए होता है, किसको? स्थलीय जीव, स्थलीय पेड़ पौधों को, तो वो जल की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? वो जल की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? जड़ों से। कहाँ से करते हैं? जल की प्राप्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। मिट्टी में जो जल की मात्रा अवशोषित हो जाती है, उससे जल की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा होता है, वो भी किससे लेते हैं? मिट्टी से। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है, जिससे क्या बनता है? बाद में प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसके रूप में लेते हैं? नाइट्राइट के रूप में। किसको? नाइट्रोजन को। इसलिए अब आप कहेंगे कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, काफ़ी सारी मात्रा में, डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते हैं? जिस तरह से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं पेड़ पौधे, उसी तरह से नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते हैं? क्योंकि स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण से नाइट्रोजन जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तभी वो लेते हैं। और ऐसा कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो जीवाणु बनाते हैं किससे? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से। तो इस तरह से आपका जो स्वपोषी पोषण था वो समाप्त हुआ। और इसके बाद हम नई वीडियो में जो देखेंगे, अगली वीडियो में जो देखेंगे, वो देखेंगे विषमपोषी पोषण। क्या देखेंगे? विषमपोषी पोषण। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।